नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है यूपी पीसीएस का सिलेबस का डिस्कशन आपका, यानी कि क्या क्या सिलेबस है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपको पेपर को समझना है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले एक वीडियो हम लोग लाए थे जिसमें हमने आपको अगले जो 3.5 महीने की जो रणनीति थी, यानी कि जिनको 2024 में एग्जाम देना है उनके लिए एक रणनीति वाला वीडियो भी हम लोग लाए थे। उसको भी आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद जो है सिलेबस को डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि यहां पर आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वर्ष 2025 अगर आपका लक्ष्य है तो सबसे पहले आपको सिलेबस को भली भांति समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो उसका मूल है वो होता है उसका अपना सिलेबस। जब तक आप पूरे सिलेबस के पैटर्न को नहीं समझते हैं, किसमें कितने प्रश्न आते हैं, किन प्रश्नों की क्या भूमिका होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जब तक आपको नहीं पता होते हैं तब तक जो है आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से नहीं शुरू कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग यूपी पीसीएस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस किस पेपर में हमें फोकस करना है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम लोग जब थर्ड जो वीडियो लाएंगे, यानी कि इसके बाद जो हम लोग वीडियो लाएंगे, उसमें जो है हम लोग बुक लिस्ट पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं, मानक पुस्तकें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सेकंड वीडियो में हम लोग, यानी कि थर्ड वीडियो में हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत लॉन्ग नहीं होगा। आप लोग धैर्य के साथ चीजों को समझने की प्लीज कोशिश करिएगा। यदि सिलेबस को आपने समझ लिया, पैटर्न को अगर आपने समझ लिया, तो यकीन रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो है आप अपनी सफलता के करीब हो जाएंगे। ठीक, और इसमें एक मैं बिंदु महत्वपूर्ण जोड़ दूं कि अगर आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस 2024 या 25 है तो आपके पास आपके टेबल पर सिलेबस का होना जरूरी है। तो आज ही आप लोग जो है सिलेबस को प्रिंट आउट कर लीजिए साइट के माध्यम से, या जहां भी आपके पास अवेलेबल हो वहां से लाइए, अपने टेबल पर आप उसको लगा दीजिए, अपने वॉल पर लगा दीजिए, और जो भी आपने कॉपी या नोटबुक आपने बनाई हो वहां पर सिलेबस को आप लोग चिपका लीजिए और सिलेबस को रट लीजिए। यह सबसे अहम है, ताकि कहीं भी कोई चीज करंट अफेयर्स की आप पढ़ रहे हो, कोई चीज आपको लगता है कि यार ये चीज कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही है, तो आपको एक लिंक करना आना चाहिए कि ये संबंधित टॉपिक जो है हमारे मुख्य परीक्षा के या प्री परीक्षा के इस प्रश्न पत्र से संबंधित है, इस विषय से संबंधित है। तो ये जानकारी आपको दरअसल होना चाहिए। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस पर। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग प्री परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है 3 स्तरों की होती है। पहला स्तर आपका कौन सा होता है? प्रारंभिक होता है, दूसरा मुख्य परीक्षा होता है, और तीसरा जो हमारा स्तर होता है वो होता है हमारा इंटरव्यू का, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट भी हम लोग उसको बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्रों को हम लोग अभी समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। फिर हम लोग मुख्य परीक्षा में आएंगे। मुख्य परीक्षा में एक हमारा अनिवार्य प्रश्न पत्र हिंदी का होता है, दूसरा हमारा किसका होता है? एस्से का होता है। फिर इसके बाद जो है 4 पत्र जो है, यानी कि 4 प्रश्न पत्र जो है जीएस के, प्लस 2 और अभी एड ऑन कर दिए गए हैं। किसके जगह पर? पहले ऑप्शनल होता था, उसकी जगह पर 2 और कर दिए गए हैं, यानी कि 6 पेपर आपके जीएस के होंगे, और उसके बाद फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। ये एक पूरा जो है आपका शॉर्ट में मैंने बता दिया कि ये आपका पाठ्यक्रम इस तरीके से पेपर को डिवाइड किया गया है। ओके, अब कितना, कौन सा प्रश्न पत्र कितने नंबर का होता है, आपको कैसे करना है, कैसे टैकल करना है प्रश्न पत्र को, इस पर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा पर, और ये जो चीजें हमने यहां पर नोट डाउन करवाई हैं ये दरअसल आपके नोटिफिकेशन जो आपका यूपी पीसीएस का जारी करता है उसी के माध्यम से हमने इसमें सारे पॉइंट्स को इसमें ऐड ऑन किया है। आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले वो पूछते हैं कि सर ये बताइए कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि जो 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक साथ में होते हैं, एक ही दिन होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं, तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, यानी कि पूरा खाका आपके पास जो है सिलेबस का होना चाहिए। कहीं आप किसी के सामने जाएं और आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं,
तो आपका अगर उत्तर यह है कि मैं सिविल सर्विसेज यानी कि पीसीएस या यूपीएससी आईएएस की तैयारी करता हूं, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए ये प्रश्न पत्र कितने नंबर का होता है, कितने प्रश्न आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। या कोई भी टॉपिक आपसे पूछे और ये पूछे कि किस पेपर से संबंधित है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रारंभिक परीक्षा पर। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी। ध्यान रखिएगा, 2 पेपर होंगे प्री में आपके। सबसे पहले इसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे इसमें, जिनके उत्तर पत्रक ओएमआर सीट के रूप में होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है कितने अंकों का होगा, 200 अंकों के होंगे तथा 2-2 घंटे का होगा। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनमें क्रमशः 150 और 100 प्रश्न होंगे तथा प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाहन यानी कि 9:30 से लेकर के 11:30 के बीच में होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका 2:30 से लेकर के 4:30 बजे का। ये डिटेल्स में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। बताने को मैं आपको नॉर्मली 2 पेपर बता के हट जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे दिन में आपको किस तरीके से वहां पर परफॉर्म करना रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो प्री परीक्षा में कितने पेपर मैंने आपको बताए, 2 पेपर बताए प्री में आपको। ठीक, ध्यान से सुनना, 2 पेपर। पहला पेपर आपका जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें कई सारे विषय होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा पेपर जो हमारा होता है सीसैट का होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या जीएस में कितनी होती है, 150 होती है, और सीसैट में प्रश्न कितने होते हैं, 100 होते हैं। दोनों जो प्रश्न पत्र होते हैं कितने कितने अंकों के होते हैं, 200-200 अंकों के होते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही बात इस पूरे पैराग्राफ में जो है मेंशन की गई है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिया है नोट के अंतर्गत कि प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र आहारकारी प्रवृत्ति का होगा, जिसमें न्यूनतम 33% जो मार्क्स आपका लाना होगा। ये जो पेपर सीसैट का होगा प्री में, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 33% अंकों को लाना है। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी प्री की, यानी कि प्री को जो आप पास करेंगे इस जीएस के पेपर के माध्यम से आप पास करेंगे। यानी कि जो मेरिट बनेगी जीएस के पेपर बनेगी। सीसैट जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट, ये जो मार्क्स इसके होंगे ये जस्ट क्वालिफाइंग होंगे। सिर्फ और सिर्फ सीसैट वाले पेपर में जो है 33% अंक आपको लाना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूल्यांकन के उद्देश्य से दूसरा पॉइंट है हमारा, प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सुबह वाले प्रश्न पत्र में तो आप जो है सम्मिलित हो गए और सीसैट वाले में आप सम्मिलित नहीं हुए। यानी कि आपको जो है दोनों पेपरों में सम्मिलित होना आवश्यक है, नहीं तो फिर आप जो है फेल हो जाएंगे, आपका मूल्यांकन वहां पर नहीं होगा आपके प्रश्न पत्र का। एतयो यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए जो सुबह पेपर आपका होता है उसमें भी आपको सम्मिलित होना जरूरी है और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें भी। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, अभ्यर्थियों के योग्यता क्रम का निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के अंकों के आधार पर होगा, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जो है आपकी जो मेरिट बनेगी जीएस के पेपर फर्स्ट के यानी कि इसी वाले पेपर से बनेगी, सीसैट वाले पेपर से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक, यानी कि आपको इसमें बेहतर प्रदर्शन करना है, इसको जस्ट आपको पास कर लेना है। ओके, तो ये पॉइंट दरअसल यही कह रहा है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित मुख्य विषय में निम्नलिखित अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। तो प्री का हमने बता दिया कि 2 पेपर होंगे। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में किसकी बात करेंगे, हम लोग दूसरे पॉइंट में जो है बात करेंगे मुख्य परीक्षा की, कि मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पत्र होंगे। प्री हमने बता दिया, मुख्य में परीक्षा में आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा अनिवार्य विषय है किसके, मुख्य परीक्षा के, यानी कि जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, प्री को क्वालिफाई करने के बाद 3-3.5 महीने बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा और उस मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न पत्र होंगे जो है जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले आपका सामान्य हिंदी है, परंपरागत प्रकार का होगा, यानी कि ये आपको लिखना होगा लिखित रूप में। प्री की जो परीक्षा होती है उसमें सारे प्रश्न जो है बहुविकल्पीय के रूप में आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, जबकि मेंस का जो आपका पेपर होगा वो लिखित रूप में होगा, यानी यहां पर आपको प्रश्नों को उत्तरों को लिखना होगा। प्रश्न दिए रहेंगे और उत्तर को आपको लिखना होगा। तो सामान्य हिंदी कितने अंक की है, यहां पर 150 अंकों की है। ध्यान रखिएगा, और इसमें आपको न्यूनतम अंक पाना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर मिनिमम मार्क्स अगर आप नहीं गेन कर पाएंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। ध्यान रखिएगा।
निबंध यानी कि एस्से वाले अगर पेपर की बात करें, ये भी जो है कितने अंकों का होगा, 150 अंकों का होगा। 3 एस्से इसमें लिखने के लिए आएंगे, हम लोग अभी आगे डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है 4 पेपर जीएस के प्लस 2 पेपर और आपके जीएस के यानी कि यूपी स्पेशल के इसमें एड ऑन होंगे। जीएस सामान्य धन फर्स्ट का यानी कि जीएस फर्स्ट का 200 अंकों का एक पेपर होगा। इसके अलावा सामान्य धन सेकंड फिर 200 अंकों का होगा, फिर थर्ड ये भी 200 का, फोर्थ 200 का, फिफ्थ और सिक्स, यानी कि ये जो पेपर हैं आपके 6 पेपर जीएस के, ये किसके होंगे, 200-200 अंकों के होंगे, जबकि सामान्य हिंदी और निबंध आपके 150 अंकों के होंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। जो मैंने आपको बता दिया कि कन्वेंशनल प्रकार का होगा, यानी कि आपको इसमें जो है लिखना रहेगा। ध्यान रखिएगा, 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का परीक्षा समय पूर्वाहन कितना होगा, 9 से 12:30 होगा, यानी कि जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो एक दिन में 2 पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, हमने पहली जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें कहा था कि धैर्य धारण करना आपको इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन में मुख्य परीक्षा में आपको 2 पेपर लिखने होंगे 3-3 घंटे के। ध्यान रखिएगा, वही बात इसमें लिखी है कि 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का परीक्षा समय पूर्वाहन 9:30 से 12:30, टाइम याद रखिएगा, ठीक है, ये सब चीजें माइंड मेकअप करके चलिएगा। 9:30 से 12:30 तक तथा अपराह्न 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट आपका कब होगा, 9:30 से 12:30 होगा, फिर उसके बाद 2 से 5 तक आपका दूसरा पेपर होगा। यह मुख्य परीक्षा का पैटर्न इस तरीके से होगा। नेक्स्ट बात जो हमने आपको बताई कि अभ्यर्थी से सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि जो 150 अंकों का जो मुख्य परीक्षा में जो आपका प्रश्न पत्र था उसमें न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 नंबर पाके निकल आए, ऐसा वहां पर नहीं है। न्यूनतम अंक जो आयोग ने निर्धारित किया है वहां उसको आपको जो है हासिल करना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो थर्ड हमारा बचा वो बचा हमारा व्यक्तित्व परीक्षा, यानी कि साक्षात, जो कि होगा हमारा कितने अंकों का, 100 अंकों का होगा। ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या होगा, इसको दरअसल हम लोग यूपी पीसीएस का जो इंटरव्यू होता है, दरअसल हम लोग उसको इंटरव्यू ना करके हम लोग उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। और इसीलिए बात कही जाती है कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपके जो तैयारी का जो क्रम होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि सबसे पहले आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, मतलब सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है। ध्यान रखिएगा, और आपको पता है कि मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं और एथिक्स में हम लोग नैतिकता के चीजों को पढ़ रहे हैं, तो नैतिकता का विकास जब आपके अंदर बेहतर होगा तब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, और नैतिकताओं से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा के में भी, और जो है आपके साथ ही साथ में जो है इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो यहां पे साफ साफ मेंशन है कि यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, यानी कि जो भी चीजें बेसिक चल रही होंगी उसके बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। बुद्धि, ये देखो पॉइंट को पकड़ना, बुद्धि यानी कि कितने इंटेलिजेंस हैं आप, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में आपका चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होगी। नीति शास्त्र की क्लास में ले रहा हूं, एथिक्स में क्लास ले रहा हूं, उसमें हमने आपको बताया था कि एथिक्स पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये जो बातें इसमें लिखी गई हैं इससे साफ ये नजर आता है कि जो है अगर आप अपने जीएस के पेपर को बढ़िया तरीके से करेंगे, न सिर्फ एथिक्स के पेपर को बल्कि जीएस के अगर सभी पेपर्स को आप बढ़िया तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे इंटरव्यू में, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट वाले में, ठीक है। तो 100 अंकों में आप बेहतर जो है प्रदर्शन कर पाने की स्थिति में रहेंगे। तो इसीलिए जो है सारे प्रश्न पत्रों को आपको बढ़िया तरीके से रेडी करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में, जो है जो आपका पेपर है प्री वाला, कि प्री वाले पेपर में जो पहला पेपर हमारा जीएस का था उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। प्री के टॉपिक को हम लोग देखेंगे, उसके बाद प्री के बाद हम लोग जो है मुख्य परीक्षा के जितने भी सिलेबस हैं जीएस के पेपर के साथ साथ में हिंदी और एसए वाले में भी क्या क्या आता है उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्री परीक्षा में जो जीएस का पेपर है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। बात आपको समझ में आ रही है ना, पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे पेपर पैटर्न होता है, अब हम लोग सिलेबस को डिटेल्स में यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपका सिलेबस दरअसल है क्या। तो अवधि कितने घंटे की होगी, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। प्री पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ओमार शीट में आपको फिल करना होगा उसका आंसर। अंक कितने होंगे, 200 के होंगे, और 200 अंकों के साथ में यहां पर जो
प्रश्नों की संख्या होगी, यानी कि जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, जिसमें 150 होंगे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, सबसे पहले राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कितने समय का है ये इसमें मेंशन नहीं है, लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स आपको रेडी होना चाहिए। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के इतिहास में हम लोग तीनों इतिहास पर डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्राचीन भारत हो, आपका मध्यकालीन हो और आधुनिक भारत हो, तो इतिहास का पोर्शन है। तीसरा, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत एवं विश्व का भौतिक, देखिए भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राजनीति एवं शासन, यानी कि पॉलिटी वाला सेक्शन है, जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे जैसे राइट्स इश्यूज वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे के सारे जो है इसमें मेंशन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि ये इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर हो गया, आपका सिलेबस हो गया। इसमें हम लोग सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि इसमें सम्मिलित होंगे, यानी कि प्रॉपर इसमें जो है आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होगा। अब सिलेबस को दरअसल इन्होंने डिटेल्स में नहीं रखा हुआ है, लेकिन और अगर थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक भी किया है सिलेबस को, फिर भी जो है इतना डिटेल्स में नहीं है जितना हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हम लोग प्रॉपर क्लासेस चलेंगे तो उसमें हम लोग सारे सिलेबस को देखेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंट का सेक्शन है, जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय हैं। जैव विविधता यानी कि जिसको हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एनवायरमेंट वाले सेक्शन में आप बहुत बड़े पीएचडी धारक हैं ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको दरअसल जो है सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज के लिए जो बेसिक बुक होती है कौन सी होती है, एनसीईआरटी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अब डिटेल सिलेबस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सिलेबस जो हमने आपको बताया ये जो है आपका प्री का जीएस का सिलेबस है, पेपर फर्स्ट का। ठीक है, जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, ये हो गया सिलेबस। अब इसी सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। तो डिटेल्स में सिलेबस में क्या है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी। वही चीज दिया है जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसको जरा देखते हैं कि इतिहास के, देखना ध्यान से, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक पॉइंट को जरा ध्यान रखना। अगर आपने सिलेबस को पकड़ लिया सही तरीके से तो यकीन रखिएगा कि आपकी परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। अधिकतर जो है लोगों को सिलेबस पता ही नहीं होता है कि सिलेबस में क्या है। आप सिलेबस के हर एक पॉइंट्स को अगर आपने पिक कर लिया, यकीन रखिएगा कि आपको बहुत दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। नहीं तो अधिकतर लोगों के क्या होता है कि उनको सिलेबस ही नहीं पता होता है। अगर आपको सिलेबस की ही जानकारी नहीं है, अगर आपको इस पूरे एग्जाम का सारा तत्व नहीं पता है, तो आप जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सिलेबस को हम लोग अच्छे तरीके से भली बाती रूप से जो है समझने का प्रयास करें। ठीक, तो पॉइंट्स को एक एक समझिएगा कि सिलेबस में क्या कह रहा है। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। यानी कि 3 पॉइंट, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष, यानी कि इन तीनों पैरामीटर्स पर जो जो भी घटनाएं इतिहास में घटित हुई होंगी हमको उनकी जानकारी लेनी है, ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। यानी कि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर भी कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी घटनाक्रम वहां पर घटित हुए, उनसे संबंधित हमको जो है जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, विशेष जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें क्या पढ़ना है आपको, भारत एवं विश्व का भौतिक। देखो अब ये भौतिक भूगोल की किताबें अलग से आती हैं, पूरा सिलेबस है। पॉइंट्स को बस आप समझ गए
तो सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ठीक, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको यानी कि विश्व के भूगोल में आपको सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। साथ ही साथ में हम लोग अगर जो है इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें सामाजिक जो है, आर्थिक और भौतिक जो भूगोल होता है उसके बारे में हमको जानकारी अपेक्षित होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गया आपका, सोशल ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिकल जो ज्योग्राफी होती है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें डेटा वगैरह सारे होते हैं, आर्थिकी जिसमें होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है भारतीय राजनीति एवं शासन, यानी कि ये पॉलिटी वाला हमारा आ गया सेक्शन। इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, पॉइंट को समझिएगा यहां पर भी। सबसे पहले संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज। पंचायती राज ऑलरेडी एक चैप्टर दिया गया है, आप लोग ने पहले से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोग देखेंगे इसको। इसके अलावा लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण एवं भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। तो ये डिटेल्स में इसमें सब कुछ दिया गया है कि आपको इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत से, यानी कि जो भी पूरा संविधान में प्रावधान किए गए हैं सारे, चाहे वो आर्टिकल्स हों आपके, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे वो कोई अन्य संस्थाएं हों, सभी के बारे में आपको जो है जानकारी रखनी होगी। साथ ही साथ में भारत देश का गवर्नेंस यानी कि प्रशासन किस तरीके से चलता है उसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप लोग पॉलिटी को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। और पॉलिटी का एक ऐसा सेक्शन यह है कि जिसमें आप लोग जो है कम मेहनत करके बढ़िया प्रदर्शन अपनी परीक्षा में कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया है, जिसमें सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण, जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। ये जो है इकोनॉमिक्स के बारे में दिया है। और इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग बहुत डरते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। प्री परीक्षा में इकोनॉमिक्स में जो है करंट के प्रश्न ज्यादा आते हैं, बाकी प्रश्न आपसे नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि स्टैटिक पोर्शन प्री में नहीं पूछा जाता है, डायनेमिक सेक्शन आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, वहां पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको करंट की चीजें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, लेकिन सतत विकास वगैरह कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, वो आपको रेडी होना चाहिए। साथ में बैंकिंग वगैरह का पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग डिटेल्स में सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम लोग वहां पर इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पैटर्न और सिलेबस को देख रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर है आपका एनवायरमेंट का सेक्शन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता। ठीक है, क्या जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था। यानी कि इसमें आपको बहुत ज्यादा मास्टरी करने की आवश्यकता नहीं है कि पीएचडी आपने कर लिया, आप एकदम से जो आप धुरंधर हो गए। ठीक है, एक बेसिक अगर आपको नॉलेज है पर्यावरण की तो आप प्रश्नों को जो है टैकल कर ले जाएंगे वहां पर। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस इसमें पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसमें आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है कि आपको प्रॉपर +2 लेवल का एकदम साइंस पढ़ लेना है, बायो पढ़ लेनी है, ऐसा नहीं है। बेसिक जानकारी, जो सामान्य जो जानकारी आपको विज्ञान की होती है, ठीक है, जो उदाहरणों पर आधारित होती है, उनको आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सारी कुछ रिसर्च जो हुई है उनके बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस बेसिक नॉलेज आपकी अगर सामान्य विज्ञान में है तो आप प्री के सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र को बढ़िया तरीके से हल कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये दरअसल हमारा क्या था, ये था हमारा प्री का डिटेल सिलेबस। ये आपको समझना है। मोटे तौर पर कहूं मैं तो इसमें दरअसल आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, एनवायरमेंट है, ये आपके जो है सेक्शन है अलग अलग। ठीक है, बाकी कुछ मिसलेनियस पोर्शन होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस में अलग अलग संस्थाओं से प्रश्न आते हैं, कुछ और भी प्रश्न आते हैं, बजट वगैरह सब होता है, तो ये सब इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं, विविध बोलते हैं जिसको। ओके, बट वो आपके सिलेबस में दिया नहीं है। हम लोग विविध को कैटेगराइजेशन करते हैं अलग से, तब समझाते हैं विविध को। अब हम लोग आते हैं जो है प्री परीक्षा के पेपर सेकंड पर। समय कितनी है, 2 घंटे का है।
अंक कितने हैं, 200 हैं। और यहां पर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, यहां पर प्रश्नों की संख्या हो जाएगी, नोट कर लीजिए इसको, प्रश्न होंगे इसमें यहां पर आपके 100। जीएस में कितने प्रश्न थे, 150 के थे। अंक कितने का था, 200 का था। जीएस सेकंड में कितने प्रश्न होंगे, 100 होंगे। अंक कितने होंगे, 200 होंगे। और ये पेपर कैसा होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसको जस्ट आपको पास करना होगा। कितने % अंक मिनिमम लाने हैं, 33%। पहले टॉपिक आपका क्या दिया है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि विस्तारीकरण। फिर अंतर वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी सम्मिलित समाहित होगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता होगी। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता। मैथ्स का पोर्शन आएगा जो कि लेवल इसका क्या होगा, हाई स्कूल लेवल का होगा। बहुत डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पेपर जो है मैथ नहीं आती होगी तो डरना आपको नहीं है। 10th लेवल तक की मैथ आती है, जिसमें आपका जो है अंक गणित होगा, बीजगणित होगा और रेखा गणित होगा, प्लस सांख्यिकी वाला पोर्शन होगा, यानी कि स्टैटिस्टिक्स होगा। ठीक, इसके अलावा जनरल इंग्लिश होगी, हाई स्कूल स्तर तक की होगी, टेंशन इसमें भी नहीं लेना है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक की होगी, यानी कि आपका मैथ, इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी हाई स्कूल स्तर का होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये आपका सिलेबस किसका है, सीसेट का है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहां पर जो है अंकगणित के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके अंकगणित वाले होंगे, जो कि यहां पर इन्होंने लिखा है कि हाई स्कूल स्तर तक की। तो अगर आप लोग अंकगणित यानी कि इस पोर्शन को देखेंगे तो इसमें सारा जो है डिटेल्स में इन्होंने दिया है कि प्राकृतिक जो है पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती और उनमें संबंध। साथ ही साथ में जो है क्या क्या रहेगा आपका, छोटे छोटे टॉपिक हैं कुछ कुछ, जैसे कि आपका औसत हो गया, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज वाला चैप्टर हो जाएगा आपका, और काम तथा समय और चाल, समय तथा दूरी, ये बेसिक कुछ चैप्टर हो गए। ये हो गया आपका मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, बीजगणित में अगर आप आएंगे तो इसको भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है प्रॉपर तरीके से कि इसमें आपके बहुपद के गुणनखंड होंगे, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त होगा, महत्तम समापवर्त होगा, यानी कि बेसिक जानकारी इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें मेंशन कर दी गई हैं। साथ ही साथ में रेखा गणित का पोर्शन भी इजी होता है। अगर आपका रेखा गणित आसान होगा तो आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। रेखा गणित में दरअसल फार्मूला होता है, अगर फार्मूला आपको पता है तो आप बढ़िया तरीके से कर ले जाएंगे, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज वगैरह सब कुछ डिटेल्स में यहां पर दिया गया है, प्लस स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन भी यहां पर दिया गया है, सांख्यिकी वाला। तो ये सिलेबस आपका जो है दरअसल सीसेट वाला है, जिसको इन्होंने प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। अब यही सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर आप सारे प्रश्नों को कर रह जाएंगे। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर जनरल इंग्लिश को भी डिफाइन कर रखा है 10 पॉइंट में, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला हो गया, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ये 10 पॉइंट जो है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एडम फ्रेजेस हो गया, ये जो है आपके 10 पॉइंट जो है किसके हैं, आपके जनरल इंग्लिश के हैं। इसको भी आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सीसेट में किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो इंग्लिश वाले पोर्शन को कर सकता है, किसी की अगर हिंदी अच्छी होगी तो वो हिंदी वाले पोर्शन को कर सकता है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तो आपके पास एक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो है जो हिंदी का चैप्टर था आपका, हिंदी वाला, उसको भी इन्होंने जो है डिटेल्स में समझा रखा है, जिसमें हिंदी वर्णमाला है, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप हो गया आपका, संधि समास हो गया, क्रियाएं हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गया, तत्सम, तद्धो, देशज, विदेशज शब्द हो गया, वर्तनी शुद्धि हो जाएगा, अर्थबोध हो जाएगा, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां हो जाएगी, यानी कि शुद्धियां, अशुद्धियां वाला प्रश्न पूछेगा आपसे, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में भी जानकारी आपसे अपेक्षित होगी। इस पूरे सिलेबस को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये हिंदी का सिलेबस होगा। अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी हिंदी जो है आपके काम आ जाएगी सारी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस, ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम लोग आते हैं जो मुख्य परीक्षा आपकी होती है, जिसमें जो आपके पेपर थे, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र थे, उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में आपके जो भी प्रश्न पत्र होते हैं उनमें क्या क्या सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला पेपर हमने क्या बताया था आपको, मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का कितने अंकों का, 150 अंकों का, और उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, दिए हुए गद्य खंड का
अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, एक टॉपिक पर प्रश्न इससे आएंगे। फिर एक व्याख्या दी होगी, उसका संक्षेपण लिखना होगा। फिर सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, इसके अलावा कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये सारा पोर्शन आपको कहां पर मिलेगा, आरओ वाले में मिलेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा फिर आपको शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, इसमें है उपसर्ग एवं प्रत्यय आ जाएगा, विलोम शब्द आ जाएगा, वाक्यांश के लिए शब्द आ जाएगा, वर्तनी शुद्धि आ जाएगा और लोकोक्तियां एवं मुहावरे भी आ जाएगा। अब आपको अगर आप आरओ की तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपको ये सिलेबस कुछ कुछ जो है सिमिलर लग रहा होगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग अगर आरओ की तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपको फायदा जो है पीसीएस में मिलेगा, और पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे तो आपको फायदा आरओ में भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, आरओ मतलब समीक्षाधिकारी, आरओ यानी कि सहायक समीक्षाधिकारी। ओके, अब निबंध, दूसरा पेपर हमने क्या बताया था मुख्य परीक्षा में, निबंध का कितने अंक के थे, 150 अंक का था, समय कितने का था, 3 घंटे का था। इस निबंध वाले पेपर में जो है आपको 3 एस्से लिखने होंगे, और 3 एस्से के बारे में क्या जानकारी दी गई है कि निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा, यानी कि खंड का जो है कितने अंकों का है, 50 अंकों का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खंड बा कितने अंकों का है, 50 का ये भी है, और खंड गा जो है ये भी 50 नंबरों का है। 3 खंड दिए गए हैं, तीनों खंडों में से एक एक एस्से को आपको लिखना है, और तीनों खंड के टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है कि खंड का में किससे संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि एस्से होंगे, साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित, तृतीय में राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जो है एस्से इसमें लिखने के लिए आएगा। खंड खा के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो खंड खा में जो एस्से आपको लिखने के लिए आएगा वो आएगा विज्ञान एवं पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित एस्से, दूसरा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, तीसरा कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित, यानी कि ये टॉपिक हैं जिससे संबंधित निबंध आपको तैयार करने हैं। और खंड गा के अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित कुछ भी एस्से होगा वो आएगा, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में सीए चल रहा है, एनआरसी वगैरह चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह चल रहा है, या कोई भी इश्यूज, पर्यावरणीय इश्यूज, चाहे वो क्या कहते हैं भूकंप हो, सुनामी हो, जलवायु परिवर्तन हो, इस प्रकार के एस्से जो है खंड जो है गा में आएंगे, यानी कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। और तीसरा राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं, यानी कि अगर कोई भी योजना भारत सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, तो उस पर भी आपसे निबंध जो है खंड गा वाले से पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपको जरा डिटेल्स में आपको देखना है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं किस पर, सामान्य अध्ययन का जो पेपर था, जिसमें हमारे कितने प्रश्न पत्र थे टोटल, 6 प्रश्न पत्र थे टोटल। कितने कितने अंकों के थे, 200-200 अंकों के थे। समय कितना था, 3-3 घंटे का था। इसमें हम लोग मोटे तौर पर इसको सिलेबस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। जो पहला प्रश्न पत्र होता है इसमें मोटे तौर पर जो है कितने विषय होते हैं ये मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इस पेपर में सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें मोटे तौर पर जो है आपका क्या रहेगा, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है दरअसल ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन रहेगा। ठीक, आर्ट एंड कल्चर का रहेगा। इसमें एक पोर्शन आपका किसका रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हिस्ट्री का रहेगा। इसी में जो है आपका हिस्ट्री के अंतर्गत ये मॉडर्न हिस्ट्री इसमें रहेगी, ध्यान रखिएगा। और फिर आपका जो है रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा फिर आपका इसमें रहेगा एक सेक्शन सोसाइटी वाला रहेगा, सोसाइटी का रहेगा। और एक सेक्शन इसमें रहेगा दरअसल जियोग्राफी का रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतने सेक्शन जो है इस पेपर में रहेंगे, यानी कि आर्ट एंड कल्चर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री में आपका दरअसल मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगी, सोसाइटी रहेगा, और फिर आपका एक सेक्शन रहेगा ज्योग्राफी वाला सेक्शन रहेगा। ये मोटा मोटा है और इसके बारे में डिटेल्स में यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1947 तक का इतिहास, यानी कि 1757 टू 1947 तक का पूरा हिस्ट्री इसमें रहेगा।
जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व समस्याएं इत्यादि होगी। फिर आपको स्वतंत्रता संग्राम मिल जाएगा, इसके विभिन्न चरण जितने भी हैं वो आपको पढ़ने हैं। देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, यानी कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महती भूमिका को अदा किया था, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, कोई भी हो, जिन्होंने भी, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, जिन्होंने भी अपनी महती भूमिका अदा की थी, उन सभी व्यक्तित्वों के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक का, यानी कि 1947 के बाद का इतिहास, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आजादी के बाद का भारत है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि सन 47 के बाद जो है देश का एकीकरण किस तरीके से किया गया, जिसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग क्लास में इसको देखेंगे। ठीक, तो आजादी के बाद का भारत है। फिर पांचवा पॉइंट किसका है, विश्व इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है आपको। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि आपकी फ्रांसीसी क्रांति हो गई 1789 में, औद्योगिक क्रांति हो गया, विश्व युद्ध हो गया, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद आदि के बारे में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, एक या दो प्रश्न, एक ही प्रश्न मोस्टली पूछता है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मोस्टली प्रश्न जो है आपके आर्ट एंड कल्चर और इतिहास वाले विषय से होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोसाइटी के बारे में दिया गया है, जिसमें भारतीय समाज, स्पेशली इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। फिर महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण हो गया, उनकी समस्याएं और समाधान। अब जितने पॉइंट्स दिए हैं ना, इन सभी पॉइंट्स पर जो है प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो है उदारीकरण है, निजीकरण, वैश्वीकरण, यह भी पोर्शन है आपका। फिर सामाजिक सशक्तिकरण, और उसके बाद जो है फिर जो है हम लोग भूगोल वाले पोर्शन में एंटर करेंगे। फिर यहां से जो है आपका भौतिक भूगोल के बारे में दिया रखा है। फिर भारत के सामुद्रिक संसाधन के बारे में, मानव प्रवास के बारे में दिया है, सीमांत तथा सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, फिर जनसंख्या एवं अधिवास के बारे में जानकारी दी गई है। तो मोटे तौर पर ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस हो गया। इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिएगा। ये सारे मैंने आपको विषय यहां पर बताए हैं कि कौन कौन से विषय इसमें समाहित किए गए हैं। ठीक है, जीएस सेकंड पर हम लोग आएंगे, तो मोटे तौर पर जो है ये करंट ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये पेपर पूरा का पूरा डायनेमिक सेक्शन का होता है। करंट से संबंधित प्रश्न इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। मोटे तौर पर इसमें जो है पॉलिटी का सेक्शन होता है, हमको पॉलिटी के बारे में पढ़ना होता है। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है। फिर संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, ये सारी चीजें आपको कुछ पढ़नी है। डिटेल्स में आप लोग एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। फिर शक्तियों का पृथक्करण हो गया, विवाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, यानी कि कुछ कुछ देशों के साथ हम लोग जो है भारत के संविधान की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या कमियां और खामियां जो हैं उपस्थित हैं। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग जो भी हैं, यानी कि जितने भी चीजें आप पूरे इस प्रशासन को, पूरे राजनीतिक व्यवस्था में जो भी आप देखते हैं, उनके बारे में हमको डिटेल्स में देखनी है। चाहे वो कोई राजनीतिक संस्थाएं हो, चाहे जो है गैर राजनीतिक संस्थाएं हो, जो भी चीजें हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, उन सभी के बारे में हमको डिटेल्स में पढ़ना है। साथ ही साथ में संविधान के बारे में भी डिटेल्स में हमको पढ़ना है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त, शक्तियां, कार्य, उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक विनियामक, ये देखो सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं जो है आपको पढ़नी है। फिर सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में उनके हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के मुद्दे, सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के बारे में। फिर विकास प्रक्रियाएं हैं, जिसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका है, ठीक है, जिसमें कि आपके एनजीओ वगैरह आते हैं, ठीक है, गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत। स्वयं सहायता समूह जो है आपने सुना होगा, विभिन्न समूह एवं संघ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको डिटेल्स में यहां पर पढ़नी है। इसमें मोटे तौर पर हम लोग जो है पॉलिटी को पढ़ेंगे। मोटे तौर पर कितने विषयों को पढ़ेंगे इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। मोटे तौर पर इसमें आपको पढ़ना होगा
क्या, पॉलिटी, और मोटे तौर पर फिर आपको पढ़ना होगा यहां पर सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। ठीक है, ये पढ़ना होगा। ठीक है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, और इसमें आपको पढ़ना होगा गवर्नेंस का पोर्शन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध। यानी कि पेपर सेकंड में पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। मोटे तौर पर इतने विषय इसमें समाहित किए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें दी गई हैं यहां पर पॉइंट 22 तक। ये देखिए आपका ये 21 और 22। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित होगा आपका। फिर ऊपर जो है गरीबी और भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, ये सब जो है सोशल जस्टिस का पोर्शन होगा यानी कि सामाजिक न्याय का पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और शासन व्यवस्था, ये देखिए 16 नंबर पॉइंट क्या है, शासन व्यवस्था। इसमें हम लोग गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस कैसे आ सकता है, जिसके लिए कहा जाता है कि गुड गवर्नेंस के लिए कि सबसे क्या अहम है, गुड गवर्नेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और मैं एक ध्येय वाक्य बोलता हूं क्या, कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी कि गुड गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का होना सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको पढ़नी है। फिर भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ उनका संबंध क्या है, किस तरीके से संबंध प्रभावित होते हैं, क्या क्या इंटरेस्ट है सबका, पूरी हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भारत का पंचशील सिद्धांत क्या होता है, भारत की पॉलिसीज क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम लोग एथिक्स वाले पेपर में पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय एथिक्स यानी कि जो इंटरनेशनल एथिक्स होता है उसमें हम लोग क्या क्या प्रावधान देखते हैं। तो ये पूरा डिटेल्स में पेपर हम लोग देखेंगे जब हम लोग पेपर को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर थर्ड पर यानी कि सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र पर। इसमें मोटे तौर पर जो है आपका कौन कौन सा विषय समाहित होगा, इसमें मोटे तौर पर जो है आपको साइंस एंड टेक यानी कि जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पोर्शन शामिल होगा। दूसरा पोर्शन इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक्स वाला होगा। तीसरा पोर्शन इसमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का होगा। और चौथा पोर्शन इसमें जो है इंटरनल सिक्योरिटी का होगा। ठीक है, तो मोटे तौर पर इसमें आपको क्या पढ़ना है थर्ड पेपर में, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया है कि भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीतियां। ठीक है, फिर आयोग की भूमिका है, सतत विकास के लक्ष्य जिसको हम लोग बोलते हैं SDG, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोलते हैं, जो कि आपके न सिर्फ प्री परीक्षा में महत्वपूर्ण है बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए तो ऑलरेडी महत्वपूर्ण ही है। ओके, इसके अलावा फिर हम लोग गरीबी के मुद्दे हो गया, चाहे उसमें बेरोजगारी आपका हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, समावेशी विकास हो गया। ठीक है, फिर सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली हो गया, प्रमुख फसलें विभिन्न प्रकार की। यानी कि मोटे तौर पर इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में आपको डिटेल्स में सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो एग्रीकल्चर का मुद्दा हो, चाहे वो आपका पॉवर्टी का मुद्दा हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य मुद्दे हों जो आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित हों, वो सारे विषय हम लोग बैंकिंग सेक्टर वगैरह को भी, RBI के फंक्शन वगैरह, मौद्रिक नीतियां वगैरह, GDP हो गया, NPP हो गया, सारे विषयों पर हम लोग डिटेल्स में इसमें पढ़ेंगे इस वाले सेक्शन में। ओके, फिर जो है फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसका कार्यक्षेत्र क्या क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। फिर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार वगैरह जो हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिकरण के विकास पर प्रभाव। ठीक है, तो जो LPG आपकी आई थी उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, वैश्वीकरण वगैरह मुद्दा जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें थर्ड पेपर में आगे की पॉइंट में अगर हम लोग 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं तो आधारभूत संरचना के बारे में दिया गया है, जिसमें बंदरगाह, सड़क, विमान, पत्तन तथा रेलवे आदि के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। फिर यहां से जो है आपका पॉइंट नंबर जो है 11 से क्या, साइंस एंड टेक का पोर्शन आपका यहां से जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें विज्ञान विषय जो है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि सामान्य जानकारी के साथ साथ में जो आपकी प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा फिर इसमें जो है आपको मोटे तौर पर जो है एनवायरनमेंट का सेक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स के साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस यहां पर आप लोग एनवायरनमेंट के सेक्शन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो विज्ञान हो गया। इसके अलावा आपको पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे ये यहां पर जो है आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा 14 नंबर पे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, यानी कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन के बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। जैसे कि कोरोना जब आया था तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपको पता है कि उसके थ्रू जो है चीजें कोरोना को जो है क्या कहते हैं, कौन से डिजीज घोषित की गई थी, ये सब चीजें आपको जो है ऑलरेडी पता होंगी उसमें, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया। इसके अलावा जो है 15 नंबर पर अगर हम लोग आएंगे तो यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि आंतरिक सुरक्षा जो होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, कौन कौन से जो है सुरक्षा के इंतजामात जो है भारत देश में किए गए हैं, चाहे वो आपके पुलिस व्यवस्था से लेकर के हाई लेवल पर जो भी आर्मी वगैरह आपकी होती है, सुरक्षा बल बीएसएफ वगैरह होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, चाहे वो एनएसजी कमांडो वगैरह के बारे में हो, बाकी जो भी संस्थाएं आपकी सिक्योरिटी में लगी होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है इसमें जो है सुरक्षा बलों की भूमिका वगैरह जो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सारे मुद्दे जो है इसमें सम्मिलित होंगे। फिर इसमें लास्ट में कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, ठीक। तो ये पेपर आपका हो गया थर्ड। चौथा पेपर ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं आप लोग को, चौथा पेपर। और चौथे पेपर के बारे में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और ये पेपर एक ऐसा है कि यदि आपने इसको पढ़ लिया तो आप न सिर्फ एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, बल्कि एक अच्छे इंसान के साथ साथ में जो है आप लोग एक अच्छे सिविल सेवक भी बनेंगे। तो एथिक्स पेपर ऐसा है कि जिसमें आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, हिंदी वाले पेपर में भी और एथिक्स वाले पेपर में भी। एथिक्स में दरअसल अगर इसमें इसको डिवाइड करूंगा तो दरअसल इसमें जो है 2 पोर्शन रहेंगे मोटे तौर पर। एक जो पोर्शन हमारा रहेगा वो सैद्धांतिक रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, वो रहेगा सैद्धांतिक। और दूसरा जो हमारा पोर्शन रहेगा वो रहेगा हमारा केस स्टडी वाला रहेगा, ठीक है, जो कि पॉइंट नंबर 8 में दिया गया है। तो केस स्टडी के बारे में इसमें हम लोग जो है बीच में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्शन को भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा दार्शनिक जो भी जितने भी हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रॉपर दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी थिंकर्स हुए हैं, दर्शन शास्त्र से संबंधित हुए हैं, जितने समाज सुधारक हुए हैं हमारे, उनसे क्या क्या शिक्षाएं ली जा सकती हैं, जिससे कि हमारा नैतिक व्यवहार जो है उचित रहे, यानी कि हम उचित और अनुचित में विभेद कर पाएं। तो ये हम लोग एथिक्स वाले पेपर में पढ़ेंगे। मोटे तौर पर अगर इस पेपर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप शिशु मंदिर में आपने अगर पढ़ाई की होगी तो वहां पर जो है नैतिक शिक्षा जो है एक विषय चलता था। तो वो जो नैतिक शिक्षा वाला विषय था दरअसल ये वही है, बस इसको थोड़ा सा एज ए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम लोग बनने जा रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो डिटेल्स में हम लोग इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, सत्यनिष्ठा क्या होती है, पारदर्शिता क्या होती है, ठीक है, एक सिविल सेवक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, दर्शन से हम क्या सीखते हैं, अलग अलग धर्म जो हैं उनसे हम क्या सीखते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग एक अच्छे एसडीएम, अच्छे डिप्टी एसपी, अच्छे आईएएस, अच्छे आईपीएस बन सके। इसी के बारे में आपको जो है ये पेपर जानकारी आपको देता है, ठीक है। लोक प्रशासन में अलग अलग जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उनके बारे में भी हम जानकारी इसमें देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें जो है मैंने इसमें जो है दिए गए हैं। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंधों के बारे में, फिर अभिवृत्ति के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें जो है अभिवृत्ति के अलावा अभिरुचि के बारे में पढ़ना है। फिर सिविल सेवक के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य कौन से होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम संवेगात्मक बुद्धि भी बोलते हैं, इसको भी पढ़ना है आपको। फिर लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य क्या होता है, नीति शास्त्र क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा शासन व्यवस्था में ईमानदारी, गवर्नेंस जो आप जिसको चलाएंगे उसमें ईमानदारी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सारी चीजें फिर इसमें और पढ़ेंगे, जैसे कि सूचना का अधिकार हो गया। इसके अलावा जो है आप लोग ये देखिए सूचना का अधिकार हो गया, ठीक है। लोक सेवक की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी की दार्शनिक आधार पर सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। नागरिक घोषणा पत्र वगैरह भी पढ़ेंगे, यानी कि छोटा सा पोर्शन इसमें जो है पॉलिटी का भी है, जिसको हम लोग गवर्नेंस में ऑलरेडी पढ़ते हैं, ठीक। तो ये पेपर, इस पेपर का लिंक दरअसल आपके एसए से भी है, पेपर सेकंड से भी है और पेपर फर्स्ट से भी है। फोर्थ पेपर का लिंक ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग
अलग अलग समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में जो है हम लोग गवर्नेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी जानकारी इसमें लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये पेपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग जो है बहुत अच्छा जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के फॉर्म में रखता हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक, पेपर सेकंड पेपर थर्ड में मार्क्स नहीं उठते हैं, लेकिन फोर्थ पेपर में और पेपर फर्स्ट में मुख्य परीक्षा में बढ़िया नंबर आते हैं। साथ ही साथ में हिंदी और एसए में भी आप बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया फोर्थ पेपर, और अब देखिए ये हो गया हमारा यूपी स्पेशल वाला, जो कि अभी एड ऑन हुआ है ऑप्शनल की जगह पर। तो यहां पर यूपी स्पेशल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में यहां पर पहला पॉइंट, फिर उत्तर प्रदेश का वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दे क्या हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का सेक्शन हो गया, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, यानी कि जो भी अलग अलग जो पद हैं, पद के साथ साथ में जो भी जो है संस्थाएं हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में स्थानीय सुशासन यानी कि पंचायती राज, लोक नीति हो गया, अधिकार संबंधी मुद्दे हो गए, उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस कैसे चलता है, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, ये सब चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, इसका प्रभाव, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको भी हम लोग टैकल करेंगे इसमें। साथ ही साथ में उग्रवाद के प्रसार यानी कि उत्तर प्रदेश में उग्रवाद के क्या क्या प्रभाव हैं और किस तरीके से इसको मिटिगेट किया जा रहा है, ये सारी जानकारियां भी हम लोग उत्तर प्रदेश के इस वाले पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, बाह्य राज्य एवं अंतरराज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने वाले संचार वगैरह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे नेटवर्क मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका क्या है, आप लोग जानते हैं किस समय कितना इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है जो आपकी नेटवर्किंग साइट्स हैं, उनके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। साइबर अटैक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से साइबर अटैक को हम लोग रोक सकते हैं और क्या क्या प्रावधान जो है भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। ओके, विभिन्न सुरक्षा बलों के बारे में भी जानकारी हम लोग लेंगे, एजेंसियां हैं उनके शासनादेश हो गए, अधिकार पत्र हो गए। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां क्या हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले जो हैं नेपाल की सीमा से लगते हैं, उधर चाइना की से लगते हैं, उत्तराखंड का सीमा तो उधर ऑलरेडी बहुत सारा जो है नुकसानदेह है। हालांकि उत्तराखंड के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यूपी से संबंधित जो भी चीजें हैं आसपास उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ में उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रणाली एजुकेशन के बारे में भी जानकारी लेंगे हम लोग। ठीक है, विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका यानी कि भारत के विकास में यूपी की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना रोल प्ले कर रहा है भारत के विकास में। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाएं, यानी कि जितनी भी यूपी की योजनाएं होंगी, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होंगी, उनको भी हम लोग इस पेपर में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ का पर्यटन वगैरह भी यहाँ पर भी हम लोग इसको भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के पूरे आयाम, जितने भी आयाम होते हैं, इतिहास के हों, भूगोल के हों, जनरल वैज्ञानिक पक्ष हो, कोई वहां का कल्चर हो, हम सभी चीजों को उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न पत्र में देखेंगे। लास्ट पेपर हमारा सामान्य अध्ययन का है, छठा पेपर है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य यानी कि अर्थव्यवस्था को देखेंगे, बजट वगैरह को हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका उत्तर प्रदेश का व्यापार यानी कि ट्रेड कैसे चलता है, लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं होती हैं, निवेश उत्तर प्रदेश में जितने भी होते हैं उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश का लोक वित्त होता है, राजकोषीय नीति कितनी है, आर्थिक सुधार, ये सब देखेंगे। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। उत्तर प्रदेश की जननांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण, फसलों का उत्पादन, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति जो बनाई गई है, उत्तर प्रदेश का कृषि एवं सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं, उनका समाधान, ये सारे पॉइंट्स पर आपको नोट्स बनाना है। डिटेल्स में जो है इन्होंने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है और आपको मैं बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं सभी पॉइंट्स पर अलग अलग से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को आप लोग डिटेल्स में देखिएगा। बाकी राष्ट्रीय उद्यान जितने भी दे रखे हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य,
उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना, यानी कि जितने भी पॉइंट्स इसमें आपको दे रखे हैं इन सारे पॉइंट्स पर आपको जो है 23 नंबर पॉइंट आपको दिए गए हैं। 23 जो है महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो आपको जो है इस पेपर में पढ़ना है। ठीक है, यूपी स्पेशल का जो पहला वाला पेपर था उसमें कितने मुद्दे थे? टोटल जो है 12 मुद्दे थे। ठीक है, और इसमें टोटल कितने हैं? नहीं 12 नहीं 21, सॉरी 21 थे, और इसमें जो है आपको 23 मुद्दों को डिटेल्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स आप इसमें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, इन सभी पर जो है अलग अलग से जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है सिलेबस। ठीक है, डिटेल्स में। और लास्ट में आपका क्या होता है? आपका इंटरव्यू होता है जो कितने नंबर का होता है। इसके बाद ये हो गया हमारा सिलेबस, और इसके बाद हमारा जो आएगा वो होगा हमारा इंटरव्यू वाला सेक्शन होगा। ठीक है, किसका होगा? इंटरव्यू का होगा। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? इंटरव्यू होता है हमारा 100 मार्क्स का। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दो मुख्य परीक्षा में 6 पेपर आपके किसके होंगे? जीएस के होंगे, यानी कि 2 छक्का 1200, और 150 की हिंदी, और 150 का आपका क्या कहते हैं एस्से, यानी कि 300। तो 1200 3 1500 का आपका मुख्य परीक्षा हो गया, प्लस आपका 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। ध्यान रखिएगा, इन्हीं सब चीजों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कोशिश करिएगा कि आप यूपी स्पेशल, एथिक्स, हिंदी और एसए में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। इसी से आप लोग जो है मार्क्स को अच्छे तरीके से गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, प्लीज आप लोग इसको देखिएगा। वीडियो लंबा हो गया है तो प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आपके अंदर सुनने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जो दरअसल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सिलेबस को आप लोग आज अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज प्रिंट आउट करिए सिलेबस को, अपने मेज पर लगाइए, और पूरे सिलेबस को, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आधे घंटे के अंतर्गत पूरा सिलेबस डिटेल्स में समझाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम लोग जब बाद में हम लोग सिलेबस को एक एक पेपर वाइज डिस्कस करेंगे, तब हम आपको पूरी चीजें अच्छे से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग सिलेबस को दोबारा से जाइए, खोलिए, उसको देखिए, हर एक पॉइंट्स को डिटेल्स में पढ़िए। जो ना समझ में आए वो आप लोग अगले क्लास में हम लोग से पूछिएगा। अगले सेशन में हम लोग इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं, कौन कौन से पुस्तकें पढ़नी होती हैं, करंट अफेयर्स को कितने किस बुक से आपको तैयार करना होगा, कहां से पढ़ना होगा, कौन कौन से साइट्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी वहां पर आपको देंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वर्ष 2025 या वर्ष 2024 आपके लिए लाभकारी हो, और आप एज ए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एसडीएम या जिस भी पद के लिए आप तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, आप अपने सपनों को साकार करते हुए अपने मन चाहे पोस्ट को अचीव करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।